नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और इसमें गद्यांश भी दिया हुआ है। गद्यांश से 5-5 प्रश्न दिए हैं और ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और साथ ही डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अब इसमें से प्रश्न है, कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना या देवदार और वीर। तो इसका सही आंसर है, इस गद्यांश के लिए जो शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्ची वीरता। दूसरा प्रश्न है, वीरता का संदेश क्या है? तो इसका सही आंसर है, वीरता का संदेश इस गद्यांश में दिया हुआ है कि उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। तो ये वीरता का संदेश है। प्रश्न नंबर 3 है, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी दूध के पिलाए बढ़ते हैं। तो वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी दूध के पिलाए बढ़ते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कि निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग या दान। तो इनमें से जो वीरता का रूप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रोध। प्रश्न नंबर 5 है कि वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन, नकल, हास्य या करुणा। तो वीरता का एक विशेष लक्षण है ऑप्शन नंबर ए, नयापन। अब इसमें दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप चुनिए। तो इनमें से शुद्ध बताना है। तो छठा प्रश्न है, निलिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या निर्लिप्त। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 7 में शुद्ध शब्द बताना है।
तो प्रश्न नंबर 7 का भी जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, इच्छाद्रम। प्रश्न नंबर 8 का भी शुद्ध शब्द बताना है इन चारों में। तो 8 का जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, द्विरुक्त। 9 में शुद्ध शब्द बताना है, तो 9 का जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विस्मृति, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 में भी शुद्ध शब्द बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, जगत प्राण। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द लिया गया है नीचे, जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं, और इसमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। अच्छा, अब इसमें प्रश्न नंबर 11 है कि दिवस का बताना है विलोम क्या होगा। तो दिवस मीन्स रात होती है, वो दिन होता है, और इसका सही आंसर होता है विभावरी। विभावरी मीन्स होता है रात। निर्मल का विलोम शब्द बताना है पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मलिन। निर्मल का विलोम होता है मलिन। प्रश्न नंबर 13, उद्धम का विलोम शब्द है प्रवीण, आलस्य, नीरज, निरप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्धम। उद्धम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलस्य। प्रश्न नंबर 14, महान। महान का विलोम होगा मरण, चेतन, मूढ़ या क्षुद्र। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्र। अगला प्रश्न है 15 का धुति। धुति का विलोम शब्द होगा छवि, प्रभा, ज्योति या अंधकार। तो इसका सही आंसर है अंधकार। द्युति का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंधकार। अगला है 16 से 20 तक, इनमें मुहावरे दिए गए हैं जिसके 4 विकल्प हैं, और इसमें जो है सही विकल्प है उसको चुनिए। तो 16 प्रश्न है, आँखों के अंधे गांठ के पूरे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनी परंतु मूर्ख। प्रश्न नंबर 17, गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। प्रश्न नंबर 18, चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पापी का मन स्थिर होता है, या पापी का मन अस्थिर होता है, या पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, या फिर गरीब का मन अस्थिर होता है। तो चोर के पैर नहीं होते हैं, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, पापी का मन अस्थिर होता है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि पेट भरे मन मोदक से कब। तो पेट भरे मन मोदक से कब, इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। प्रश्न नंबर 20, अरहर की टट्टी गुजराती का ताला,
इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। प्रश्न नंबर 21, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। तो इनमें से शुद्ध शब्द, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, शुद्ध वाक्य होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। प्रश्न नंबर 22, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। प्रश्न नंबर 23, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, इस वाक्य को शुद्ध लिखना है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 24, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो ये गलत है, तो इसका सही शुद्ध होगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। अब इसमें 26 से 30 तक प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं और जिसमें 3 अनेकार्थ शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है। तो इनमें से 3 एक अनेकार्थ शब्द होंगे और एक नहीं होगा। जैसे 26 का अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर, वस्त्र, आकाश, ये तीनों अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि किरण नहीं है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27 का है, मधु, दूध, शहद, शराब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, दूध। मधु, शहद, शराब ये पराग के अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि दूध अलग है। प्रश्न नंबर 28, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो इनमें से भिन्न विकल्प चुनिए। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। इंद्र, तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। ब्राह्मण के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं द्विज, द्विज, चंद्रमा और पक्षी। चंद्रमा, पक्षी। प्रश्न नंबर 29, सजा, बल, शक्ति, सेना। तो इनमें से एक विकल्प तीनों से भिन्न है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सजा। बल, शक्ति, सेना ये ताकत के अनेकार्थी शब्द हैं, जबकि सजा दंड, दंडा और दंड, डंडा, जहाज का मस्तूल, तो ये जो है सजा के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, तात, पूज्य, पिता, मोती।
तो इनमें से जो भिन्न होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोती। तात, पूज्य, पिता ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं, जबकि मोती अनेकार्थी अलग है। तो मोती का जो अनेकार्थी होंगे वो होंगे कमल, मोती और शंख। कमल, मोती, शंख। अब इनमें से लोकोक्ति का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 31, घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। प्रश्न नंबर 32, धोए जो 100 बार तो डैश होने न सेत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजर। धोए जो 100 बार काजर तो काजर होने न सेत। प्रश्न नंबर 33 है, ज्यों ज्यों भीजे डैश त्यों त्यों भारी होए। ज्यों ज्यों भीजे डैश त्यों त्यों भारी होए, कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, कामरी। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो इसका जो सही अर्थ है वो है कामरी। कामरी मतलब होता है कंबल, जो जितना कंबल भीगता है उतना ही भारी होता है। प्रश्न नंबर 34, डैश के मुंह में हाथ डालना। कुत्ते, बकरी, शेर, गीदड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर के मुंह में हाथ डालना। ये मुहावरा है। तो इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है वीरता का कार्य करना। वीरता का कार्य करना। प्रश्न नंबर 35, दान की बछिया के डैश नहीं होते या नहीं देखे जाते। कान, मुंह, आंख या दांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दांत। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। प्रश्न नंबर 36, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होते हैं या हैं। श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर रस के जो संचारी भाव होते हैं वो होते हैं उग्रता, गर्व और हर्ष। प्रश्न नंबर 37, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। इनमें रस बताना है। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस या शांत रस। तो राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। इन पंक्तियों में जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 38, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या शांत। तो इसका सही आंसर है बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि जो संचारी उद्दीपन विभाव होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस के। प्रश्न नंबर
39 शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, शांत रस है या वात्सल्य रस है? तो इसमें जो रस है वो है ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस। प्रश्न नंबर 40, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 41, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न में से कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ मतलब शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, शब्द एक से दो बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 42, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? तो इसका सही आंसर है मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इन पंक्तियों में अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान का रूप मान लिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 44, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है? रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलियाँ? तो मात्रिक अर्ध सम जाति का जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर बी, दोहा। प्रश्न नंबर 45, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 15? तो चौपाई में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं ऑप्शन नंबर सी, 16। प्रश्न नंबर 46, भगवत गीता का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत प्लस गीता, और ये व्यंजन संधि है। ये व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 47, मनोरम का संधि विच्छेद है? तो मनोरम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मना धन रम विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 48, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है संज्ञा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, यह काम मैं आप कर लूँगा,
यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है। तो इनमें से जो आप शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस या आचार्य? तो इनमें से जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋतु। प्रश्न नंबर 51, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल के कवि। प्रश्न नंबर 52, भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी या तुलसीदास? तो रामाश्री शाखा के इनमें से जो कवि थे वो थे ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 53, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली। प्रश्न नंबर 54, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 55, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? आकार प्रकार का या विषय निरूपण का या घटना का चयन या पात्रों की विविधता? तो उपन्यास और कहानी का जो मूल अंतर है वो है उसका विषय निरूपण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? रति, हास, शोक या निर्वेद? तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रति। प्रश्न नंबर 57, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है? राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक? तो गोदान उपन्यास जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। प्रश्न नंबर 58, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भक्तिकाल के कवि थे सूरदास। प्रश्न नंबर 59, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? तो वियोगी हरि जी का जो पूर्ण नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी, श्री हरिप्रसाद द्विवेदी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विहार, वीर सतसई, छत्रसाल दशक, ग्रंथावली, अनुराग वाटिका, छद्म योगिनी। ये वियोगी हरि की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 60, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस?
तो इसका सही आंसर है अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 61, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, या फिर प्रकृति चित्रण की, या उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो प्रगति काव्य में जो प्रधानता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, भावना और गीतात्मकता की। प्रश्न नंबर 62, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत जो है वो जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और ये फारसी भाषा की मनसवी शैली में लिखा गया है। पद्मावत में जो है दोहा और चौपाई छंद है। यह अवधी भाषा की रचना है, ग्रंथ है, और ये जायसी की रचना है। और जायसी की अन्य रचनाएं हैं जैसे अखरावट, कहरनामा, मसलानामा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 63, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन हैं? तो स्मृति की रेखाएं ये है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र। और महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र हैं वो अतीत के चलचित्र बिट्टू धीसा, मेरा परिवार, ये महत्वपूर्ण के रेखा चित्र हैं। प्रश्न नंबर 64, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश के, विशाल भारत के, सरस्वती के, या विनय पत्रिका के? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे 1903 ईस्वी से 1920 तक, और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इनकी कुछ मौलिक तथा अन्य काव्य हैं जैसे मंजूषा, गंगा लहरी, कान्य कुब्ज, सुमन कुमार, संभसार। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। तो यह आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है चिंतामणि। और चिंतामणि जो था वो 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से संकलन हुआ था। अब इसमें 66 से 75 तक प्रश्न बताने हैं। इसमें लिखा है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। तो इनमें पर्यायवाची शब्द बताना है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है, तो ये होता है व्योम और आकाश, ऑप्शन नंबर बी। अम्बुज के पर्यायवाची होते हैं प्रश्न नंबर 67। तो अम्बुज जो है अम्बुज के जो पर्यायवाची होते हैं कमल और शंख। प्रश्न नंबर 68, खल, खल के पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर है खल के पर्यायवाची होते हैं नीच, दुर्जन। प्रश्न नंबर 69, तृण, तृण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो तृण के पर्यायवाची होते हैं घास और तिनका। घास, तिनका, कुश, लेस, पयाल आदि ये तृण के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 70, क्षुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्षुद्र के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी, नीच, अधम, शूद्र, घटिया
ये इनके महत्वपूर्ण ये पर्यायवाची होते हैं क्षुद्र के। प्रश्न नंबर 71, उग्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो है उग्र के पर्यायवाची हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड, क्रोधी। प्रश्न नंबर 72, बटोही, बटोही के पर्यायवाची। तो बटोही के पर्यायवाची होते हैं ऑप्शन नंबर सी, पथिक और राहगीर। पथिक, राहगीर, मुसाफिर, यात्री, ये सभी बटोही के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 73, विरध, विरध किसके पर्यायवाची हैं या विरध के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यश, ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत, प्रतिष्ठा, ये सभी विरध के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 74, यातु शब्द के पर्यायवाची हैं। तो यातु शब्द के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी, राक्षस, निशाचर, धनुज, रजनीचर, दानव, ये यातु के पर्यायवाची हैं, राक्षस के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 75, विभु, विभु के पर्यायवाची हैं इनमें से। तो विभु के पर्यायवाची हैं ऑप्शन नंबर ए, सर्वव्यापक, नित्य, ये सब, अनंत, ये सभी जो पर्यायवाची हैं विभु के हैं। एक गद्यांश दिया हुआ है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर मुँह के बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इसके प्रश्न हैं, उक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजी पर आक्रमण, महाराष्ट्र कुल देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 77, इस कविता की कवयित्री का नाम है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तारा पांडे या मीराबाई। तो इस कविता की जो झांसी की रानी जो कविता की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 78, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो इस कविता में जो रस प्रयोग हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, वीर रस। प्रश्न नंबर 79, कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण हैं, देशभक्तिपूर्ण हैं या धार्मिक हैं। तो इस कविता की जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, देशभक्तिपूर्ण रचनाएं। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, वीरों का कैसा हो वसंत, उनकी प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 80, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ है वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्ववान या लड़ाकू। तो
इसमें जो मर्दानी शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीरांगना। प्रश्न नंबर 81 से 90 तक इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीज गया का अर्थ क्या है? दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना या दया उत्पन्न होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दया उत्पन्न होना। प्रश्न नंबर 82, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका अर्थ क्या है? चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक ना देना या अनसुनी करना। तो आंख उठाकर भी नहीं देखा, इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान तक ना देना। प्रश्न नंबर 83, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। तो यथा नाम तथा गुण थे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसा नाम वैसा गुण। प्रश्न नंबर 84, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो बार बार नाक रगड़ने पर पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, तो नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का जो अर्थ है, विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है विनती करना। प्रश्न नंबर 85, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो मक्खी मारना का क्या अर्थ है? जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाली बैठना। प्रश्न नंबर 86, सब्ज बाघ दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो सब्ज बाघ दिखाकर का क्या अर्थ है? घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण कराना या फिर झूठा आश्वासन देना। तो इसका सही आंसर है झूठा आश्वासन देना। प्रश्न नंबर 87, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो हक्का बक्का का क्या अर्थ है? अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना या छुप जाना। तो हक्का बक्का का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, अचरज में पड़ जाना। प्रश्न नंबर 88, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अठखेलियाँ सूझ रही हैं। तो अठखेलियाँ का क्या अर्थ है? दिल लगी करना, मज़े में रहना, खेल खेलना या हंसना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल लगी करना। प्रश्न नंबर 89, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लगते हैं। तो ये आपे में नहीं रहते का क्या अर्थ है? होश में ना रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, अपनी सुध खो देना। तो आपे में नहीं रहना का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, क्रोध में भड़क उठना। प्रश्न नंबर 90, विघ्न को समझाना बेकार है।
यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ सही है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। तो औंधी खोपड़ी का सही अर्थ है बेवकूफ़, निपट, मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना या सोते रहना। तो इसका सही आंसर है औंधी खोपड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, निपट, मूर्ख। यहाँ 91 से 95 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, सामान्यतः दुखों की वंदना में या तो भय रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण ही वंदना करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में वह नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों की थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिसमें विघ्न बाधाओं में जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता गोस्वामी जी को आश्रय से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं, तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भायिक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। तो ये गद्यांश था। अब इसके प्रश्न हैं। प्रश्न जो है 91, दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य है। तो दुष्ट वंदना के पीछे लेखक का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 92 है कि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का हास्य है। तुलसी की व्यापक दृष्टि या तुलसी का सभी को राममय देखना या तुलसी की उदारता या तुलसी का शील सौजन्य। तो रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी का सभी को राममय देखना। प्रश्न नंबर 93, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो उपर्युक्त गद्यांश का जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, तुलसी का मानवीय दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 94, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास संत कवि थे, उदारचेता थे, हित अनहित और अपने पराये की भावना से ऊपर उठ चुके थे या फिर निर्भयता चाहते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्भरता चाहते थे। प्रश्न नंबर 95, जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को प्रेरणा देता है, आनंदित करता है, आगे बढ़ाता है या फिर सरस बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरस बनाता है। एक गद्यांश और दिया हुआ है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषतया नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभवों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर
चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। तो प्रश्न है इसका कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब या वीर सिंह भूदेव। तो जो भूषण थे वो दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता का नाम था ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। प्रश्न नंबर 97, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवाचरित, शिवा विलास, शिवा वैभव या शिवा चिंतन, शिवा कथा या शिवा विक्रम। तो छत्रसाल शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवा बावनी, शिवराज भूषण। प्रश्न नंबर 98, इस गद्यांश का शीर्षक सार्थक शीर्षक हो सकता है भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला या भूषण का काव्य नायक चयन। तो इसका सही आंसर है, इस गद्यांश का जो सार्थक शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है भूषण की बुद्धिमत्ता। प्रश्न नंबर 99, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे। तो उनके पास थे 5 सवार और 25 पैदल। प्रश्न नंबर 100, भूषण का प्रिय रस था करुण रस, शांत रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूषण का जो प्रिय काव्य रस था वो था वीर रस। और भूषण को जो भूषण की उपाधि दी थी वो चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 101 से 105 तक इनमें जो अंकित हैं शब्द दिए गए हैं, तो समानार्थी शब्द बताना है। तो कमल का समानार्थी शब्द है पारिजात, रजनी, विभावरी या भामिनी। तो इसका सही आंसर है कमल का समानार्थी शब्द है पारिजात। प्रश्न नंबर 102, कलानिधि का समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कलानिधि का जो समानार्थी शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी हिमांशु। प्रश्न नंबर 103, तुंग, तुंग का समानार्थी शब्द है। तो तुंग का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर ए उन्नत। उन्नत के जो पर्यायवाची होते हैं ऊंचा, उच्च, बुलंद, गगन स्पर्शी आदि जो है तुंग या उन्नत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 104, शिखी, शिखी का समानार्थी शब्द है। शिखी का समानार्थी शब्द होता है मयूर। प्रश्न नंबर 105, मिलिंद, मिलिंद का समानार्थी शब्द भ्रमर होता है, भ्रमर। ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न 106 से 110 तक। बताना है कि प्रत्येक शब्द समूह के नीचे दिए गए हैं और जिसमें एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, सही विकल्प चुनिए। तो इनमें जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द होगा निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रश्न नंबर 107। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु, जननी, जानकी, नीतिज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 108। जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, किंवदंती। प्रश्न नंबर 109। सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या होगा। अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद या फिर अधिकारवाद। तो सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। प्रश्न नंबर 110। रजोगुण वाला के लिए एक शब्द है। तामसिक, राजसिक, वाचिक या सात्विक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसिक। प्रश्न 111 से 115 तक ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि। स्तव्य विश्व कवि जीवन उन्मन। मंद पवन बहती सुध रह रह। परिमल की यह कथा पुरातन। दूर नदी पर नौका सुंदर। दीखी मृदुतर बहती ज्यों स्वर। वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की। बिना गेह की बैठी नूतन। ऊपर शोभित मेघ सत्रसित नीचे। अमित नील जल दोलित। ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन। किया शेष रवि ने कर अर्पण। ये गद्यांश है। अब इसमें प्रश्न दिए हुए हैं कि इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है दिवस का अवसान, दिवागमन या फिर अस्ताचल रवि या रवि कर अर्पण। तो इसका जो सार्थक शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, अस्ताचल रवि। प्रश्न नंबर 112। इस कविता में छायावादी कवि निराला ने प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है या अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है या फिर सी, मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है या डी, सूर्यास्त का चित्रण किया है। तो इस कविता में निराला जी ने जो किया है वो ऑप्शन नंबर बी, अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया। प्रश्न नंबर 13। इस गद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु का क्या अर्थ है। तो प्रतनु मीन्स होता है ऑप्शन नंबर बी, छीण। प्रश्न नंबर 114। पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे या लेखक तथा कवि दोनों थे या समाजवाद कवि थे या प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। प्रश्न नंबर 115। उपयुक्त पद्य में
प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है? गेह शब्द का क्या अर्थ है? गेहूं, एक जीव, घर या द्वार? तो गेह गेह मीन्स होता है घर। ऑप्शन नंबर सी। अगला गद्यांश है, आज क्यों तेरी बीड़ा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में, आन समाया कौन, झुकती आती पलकें, निश्चल चित्र निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दृगों में, भरभर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो इसका प्रश्न है कि इस कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई? तो इसका सही आंसर है, यह कविता की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 117 है, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या है? ये जो कविता ली गई वो नीरजा से ली गई है, तो इसका आशय क्या है? तो इसका सही आंसर है, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है। प्रश्न अगला है 118, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा? इसका जो शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आज क्यों तेरी वीणा मौन। प्रश्न नंबर 119, कवयित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह सर्वोत्कृष्ट कवयित्री थी, साधना में दूसरी मीरा थी, छायावादी होकर भी वह अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, या फिर सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री थी। तो 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साधना में दूसरी मीरा थी। ये निर्विवाद सत्य है कि वह साधना में दूसरी मीरा थी। प्रश्न नंबर 120, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता दुर्बोध रचना है, श्रेष्ठ रचनाओं में एक है, आरंभिक रचना है, या प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। तो 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इनमें से जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वो है ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। प्रश्न नंबर 122, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। तो ब्रजभाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 123, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 124, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या कौरवी। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है वो नहीं बोली जाती है मैथिली। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1
यार ये नया प्रैक्टिस सेट मंगाया है। तो प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी करवाएंगे अगर वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे और वीडियो पूरा देखो। थैंक यू।